भदौरिया राजपूत अग्निवंशी चौहान वंश की वो शाखा जिसने चंबल की बीहड़ों में अपनी वीरता की ऐसी कहानी लिखी जिसकी गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। सांभर के चौहान राजाओं के वंशज राजा चंद्रपाल देव ने लगभग 794 ईस्वी में अपनी सत्ता स्थापित की। उस समय उत्तर भारत में छोटे छोटे राजवंश अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। राजा चंद्रपाल देव ने चांदवार क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई। वो एक साहसी और दूरदर्शी शासक थे। उनकी तलवार ने आसपास के कई क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया, लेकिन इतिहास ने नया मोड़ लिया जब उनके पुत्र राजा भदोराव ने राजधानी को भदौरा में स्थापित किया। यहीं से इस वंश का नाम पड़ा भदौरिया। समय बीतता गया और भदौरिया राजपूत चंबल, भिंड, धौलपुर, आगरा और इटावा के क्षेत्रों में अपनी शक्ति बढ़ाते गए। भदौरिया राजपूतों की कई शाखाएं बनी, लेकिन उनमें ऊपरी भदौरिया शाखा विशेष प्रसिद्ध हुई। कहा जाता है कि जो भदौरिया उत्तर दिशा और ऊंचे भूभागों में जाकर बसे उन्हें ऊपरी भदौरिया कहा जाने लगा। इनकी वीरता और युद्ध कौशल दूर दूर तक प्रसिद्ध था। हर युद्ध से पहले भदौरिया वीर अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद लेते थे। माता हिंगलाज, नागणेचा माता, माता भद्रकाली, आशापुरा माता और दुर्गा स्वरूप देवी की पूजा इनके बीच विशेष मानी जाती थी। जब रणभूमि में तलवारें टकराती थीं तो भदौरिया योद्धाओं के जयकारों से धरती कांप उठती थी। फिर आया वो समय जब दिल्ली सल्तनत उत्तर भारत में तेजी से फैल रही थी। विदेशी आक्रमणकारी एक एक कर राजपूत राज्यों पर हमला कर रहे थे, लेकिन भदौरिया राजपूत झुकना नहीं जानते थे। उसी समय भदौरिया वंश में जन्म हुआ राजा शल्यदेव का। वो केवल राजा नहीं बल्कि रणभूमि का सिंह थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। कई राजाओं ने हार मान ली, लेकिन राजा शल्यदेव ने तलवार उठाई। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, राजपूत मर सकता है लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं कर सकता। फिर शुरू हुआ भयंकर युद्ध। घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी, तलवारें चमकी, भाले बरसे और रणभूमि खून से लाल हो गई। राजा शल्यदेव अंतिम सांस तक लड़ते रहे। कहा जाता है कि उनके शरीर पर अनेक घाव थे, लेकिन उनके हाथ से तलवार नहीं छूटी। आखिरकार युद्ध भूमि में लड़ते हुए उन्होंने वीर गति प्राप्त की। उनकी मृत्यु के बाद भदौरिया राज्य कमजोर पड़ गया। शत्रुओं ने कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, लेकिन इतिहास अभी समाप्त नहीं हुआ था। कुछ समय बाद जन्म हुआ राजा राजू राउत का। कहा जाता है कि उनका जन्म उनके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। शत्रुओं से बचाने के लिए उन्हें छिपाकर रखा गया। बचपन से ही उनके भीतर अपने पूर्वजों का राज्य वापस लेने की आग जल रही थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए उनकी वीरता की चर्चा फैलने लगी। उन्होंने आसपास के योद्धाओं को संगठित किया, एक विशाल सेना तैयार की। 1246 ईस्वी वो वर्ष जिसने इतिहास बदल दिया। राजू राउत ने हथकांत किले पर आक्रमण किया। मेवाती सरदारों की सेना शक्तिशाली थी, लेकिन भदौरिया तलवारों के सामने टिक न सकी। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। आखिरकार राजू राउत ने किले पर विजय प्राप्त की। भदौरिया सत्ता फिर से स्थापित हो गई। दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन तक उनकी वीरता की खबर पहुंची। सुल्तान ने उन्हें आधिकारिक रूप से राजा की उपाधि दी, लेकिन भदौरिया शक्ति अब केवल एक छोटे राज्य तक सीमित नहीं थी। वो धीरे धीरे चंबल की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही थी। समय आगे बढ़ा और 17वीं शताब्दी में भदौरिया इतिहास ने नया स्वर्णकाल देखा। इस काल में हुए महाराजा बदन सिंह। महाराजा बदन सिंह केवल योद्धा ही नहीं बल्कि महान निर्माता भी थे। उन्होंने मुगल सेना में रहकर कई युद्ध लड़े, अफगानिस्तान तक अपने पराक्रम का परिचय दिया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी अटेर का किला। 1644 ईस्वी में चंबल की बीहड़ों के बीच एक विशाल किले का निर्माण शुरू हुआ। पत्थरों से उठती दीवारें, ऊंचे दरवाजे, मजबूत बुर्ज और चारों ओर चंबल की कठिन घाटियां। ये केवल एक किला नहीं था, ये भदौरिया शक्ति का प्रतीक था। अटेर का किला दुश्मनों के लिए डर बन गया। कई आक्रमण हुए, लेकिन कोई आसानी से इस किले को जीत नहीं सका। महाराजा बदन सिंह ने बटेश्वर क्षेत्र का भी विकास कराया। यमुना नदी पर विशाल बांध बनवाया। उनके शासन में राज्य समृद्ध होने लगा। फिर आया औरंगजेब का समय। पूरा उत्तर भारत संघर्ष की आग में जल रहा था। उसी समय भदौरिया वंश में हुए महाराजा महेंद्र उदोत सिंह। वे मुगलों के अधीन चित्तौड़ के गवर्नर बने, लेकिन उनके भीतर राजपूती स्वाभिमान जिंदा था। जब औरंगजेब के खिलाफ राजपूत विद्रोह शुरू हुआ तो उन्होंने गुप्त रूप से मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम की सहायता की। ये केवल राजनीति नहीं थी, ये राजपूती एकता थी। यह धर्म और सम्मान की रक्षा थी। फिर आया वो समय जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा, और इसी अवसर का लाभ उठाया महाराजा महेंद्र गोपाल सिंह ने। उन्होंने भदावर राज्य का विस्तार शुरू किया। एक एक कर कई क्षेत्रों को अपने अधीन किया। दक्षिण में ग्वालियर, उत्तर में धौलपुर और इटावा, पूर्व में मथुरा और कानपुर तक भदौरिया शक्ति फैल गई।
उनके शासन में राज्य लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका था। यह भदौरिया राजवंश का स्वर्णकाल था। चंबल की घाटियों में भदौरिया सेना का भय फैल चुका था। दुश्मन उनका नाम सुनकर कांप उठते थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा। राज्य कमजोर पड़ने लगे। राजपूताना की कई रियासतें इतिहास के पन्नों में सिमट गईं। फिर भी भदौरिया राजपूतों की वीरता कभी समाप्त नहीं हुई। आज भी अटेर का किला चंबल की हवाओं के बीच खड़ा होकर उन वीरों की कहानी सुनाता है, जिन्होंने अपना जीवन सम्मान और स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। भदौरिया राजपूतों का इतिहास केवल युद्धों का इतिहास नहीं, ये स्वाभिमान की कहानी है, बलिदान की कहानी है और उस राजपूती आन बान शान की कहानी है जो सदियों बाद भी अमर है। जय राजपूताना।